अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम अपने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चला और काफ़ी टाइम लगा के मैंने अपलोड किया। खैर, अब हम ये करते हैं क्विनिप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन, इन दोनों को कंबाइन करके स्ट्रेप्टोग्रामिन्स कहते हैं, ठीक है। और ये रेशो 30-70 में बनाए जाते हैं। क्विनिप्रिस्टिन से 30% होता है, डेल्फोप्रिस्टिन इस 70%, ठीक हो गया। और इनका भी लाइनज़ोल जो मसला है क्लोरामफेनिकोल की तरह, इनको बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर साइड इफ़ेक्ट्स। सिर्फ हमने ऐसी ड्रग्स ऐसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में दे रहे हैं जो कहीं से ट्रीट नहीं हो रहे, कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बचा, फिर हम ये वाली ड्रग्स प्रेफर करें, ठीक है। तो अब इनके एडवर्स इफेक्ट हैं और इनको किन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं उनके हम स्पेक्ट्रम में करते हैं। अभी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो यहाँ पे इन्होंने ना काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है। इतना सारा आप करने की बजाय आप सिर्फ इतना याद रखें। नंबर 1, दे बाइंड टू 50S। पहले तो इन दोनों का डिफरेंट होता है, दोनों अलग ड्रग्स हैं, दो अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों मिल के सिनर्जिस्टिक काम करते हैं, ठीक है। एक अलग तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहा है और दूसरा अलग तरीके से रोक रहा है, लेकिन दोनों का सेम क्या है कि दोनों 50S पे बाइंड करते हैं, ठीक है। एक जो है वो नए अमाइनो एसिड यानी जो डेल्फोप्रिस्टिन है वो न्यू अमाइनो एसिड्स को ऐड नहीं होने देता। वो कैसे नहीं होने देता कि वो जो ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा होता है अलोंग विद अमाइनो असाइल, जो ग्रुप होता है अमाइनो असाइल विद ट्रांसफ़र आरएनए, वो उसको लगने नहीं देता एक्सेप्टर साइड पे, ठीक है। ये आप देखें, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट होता है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। ईपीए एक साइड होती है, तो जो एक्सेप्टर साइट होती है यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र आरएनए ने लगना होता है, ये वाली जो साइट है यहाँ पे कि आगे ट्रांसफ़र आरएनए लगना होता है अलोंग विद जो उसका लगा होता है उसके साथ अमाइनो असाइल यूनिट होता है। तो क्या होगा कि डेल्फोप्रिस्टिन उसको डिसरप्ट करेगा, जब नए अमाइनो एसिड नहीं आएंगे तो उसकी लोंगेशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा क्यूनिप्रिस्टिन की बात करें तो मैक्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। पहले तो उनकी ट्रांसलोकेशन नहीं होने देंगे, उनको प्रॉपर ग्रो नहीं कराने देंगे, इलोंगेशन नहीं होगी, और आखिर में जब बन जाएंगे तो उनको एग्जिट भी नहीं होने देंगे। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या इनका मेन काम है कि इलोंगेशन को प्रिवेंट करते हैं, किस तरह से नए अमाइनो एसिड्स को ऐड नहीं होने देते। फिर उसके अलावा क्या करते हैं कि मैक्रोलाइट्स की तरह भी इनका मैकेनिज्म होता है। तो ये दोनों ड्रग्स क्विनिप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन ये दोनों सिनर्जिस्टिकली एक्ट करती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस मुकम्मल तौर पर इनहिबिट कर देती हैं। 50S पे इनका काम है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका PAE भी होता है। PAE क्या होता है? पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, यानी कि एंटीबायोटिक की हमने डोज दी, उसकी जो डोज है वो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से भी कम हो गई, फिर भी उसका इफेक्ट आ रहा है। तो अगर ये भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो एक वीडियो में मैंने बताया, वहाँ आप देख लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पे। ये काफ़ी आसान है क्योंकि जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ना एंटेरोकोकस वाले, वो उनमें ही हम ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ड्रग इज़ प्राइमरीली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। कौन से कोकाई होंगे? सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एंटेरोकोकस फिसियम के अंदर है, ठीक है। फिसियम या फिकियम जो भी आप कहना चाहें, फिसियम मैं इसको कहूँगी। एंटेरोकोकस फिसियम की इन्फेक्शन के अंदर ये सबसे कॉमन है, ख़ास तौर पर जो वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस के स्ट्रेन हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटेरोकोकस का किसी को इन्फेक्शन हुआ, पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन से ट्रीट नहीं हो रहा, तो हम वो देते हैं वेंकोमाइसिन या लाइनज़ोलेट भी दी जा सकती है। तो उन इन्फेक्शंस में जो वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट है उनको हमने ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स प्रेफर करनी है। इसके अलावा एक उन्होंने बात लिखी हुई है कि जो टेरोकोकस फेकालिस है उसके इन्फेक्शंस में हम ये नहीं दे सकते, सिर्फ फिसियम के इन्फेक्शन में देंगे। तो आपने बात याद रखनी है। फिर इसके अलावा ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। रेजिस्टेंस करने से पहले पहले आप यहाँ पे देख लें एक समरी, जो अभी हमने किया उसकी समरी दोबारा से आ जाएगी। सबसे पहले क्विनिप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है? दे बाइंड टू 50S। पहली बात तो ये 50S पे बाइंड करेंगे, दे प्रिवेंट द इंटरैक्शन ऑफ अमाइनो साइल ट्रांसफर आरएनए विद द एक्सेप्टर साइट। ये मैंने आपको बताया, ये नहीं होने देंगे, इसका मतलब वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनने दे रहे, फिर उसके अलावा उसको बाद में टूटने भी नहीं दे रहे, और फिर एक जो कंप्लीट हो चुकी है पॉलीपेप्टाइड उसको एक्सक्लूड भी नहीं होने दे रहे, उसको रिलीज़ भी नहीं होने दे रहे। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। स्पेक्ट्रम के अंदर हमने बात की ग्राम पॉजिटिव कोकाई की, मेनली एंटेरोकोकाई और एंटेरोकोकस कौन सा? फिसियम वाला, और स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है, लेकिन दोनों जो वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट है। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, टॉक्सिक पोटेंशियल इसका हो सकता है, यानी काफ़ी टॉक्सिक ये ड्रग हो सकती है। डिफरेंट तरह के साइड इफेक्ट्स कौन से होते हैं वो लिखे नहीं हुए, बस आप इतना रखें कि एक ड्रग थोड़ी बहुत टॉक्सिक है, हम सिर्फ तब देंगे जब काफ़ी सिवियर इन्फेक्शन है और हमारे पास कोई ऑल्टरनेशन नहीं है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी? एंजाइमेटिक प्रोसेस कॉमनली अकाउंट फॉर रेजिस्टेंस टू दीज एजेंट्स। पहला आपने प्रोटीन सिंथेसिस में नोट किया अगर ज़्यादातर हम एक ही मैकेनिज्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई एंजाइम बन गया होगा, पहली बात। दूसरी बात हम कह देते हैं कि जो बाइंडिंग साइट है जहाँ पर जाके इन ड्रग्स ने बाइंड करना होता है उसके अंदर थोड़ा चेंज आ गया होगा। फिर इसके अलावा ये होता है कि या तो ड्रग को एंटर ही नहीं होने दे रहे, तो इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें। पहली बात ये कि कुछ एंजाइम्स बनेंगे जो कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे। दूसरे नंबर पे जो ड्रग की बाइंडिंग साइट है वहाँ पे थोड़ी चेंजिंग्स आ जाएंगी,
इसके अलावा एंजाइम्स मॉडिफिकेशन ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये रेजिस्टेंस पढ़ लीजिएगा आप अगर आपको समझ नहीं आई। और यहाँ पे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कंप्लीट हो गए।